Hello everyone. So this is lecture number 3 of percentage of quant killer series. If you are preparing for SSC CGL मेन CHSL दिल्ली पुलिस बिहार SI UPSI तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज इसके अंदर हम CGL मेंस तक के लेवल तक के क्वेश्चन हम करने वाले हैं. ओके, तो अगर आप लोग इन सभी मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसके अंदर क्वांट आती है तो ये वाली सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है बिकॉज इसके अंदर हम वो मॉडरेट वो बेसिक वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो बेसिक आप लोग अब तक करते आ रहे हो. ठीक है, यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, यानी कि सीधे सीधे आप लोगों के मॉक्स के अंदर मार्क्स इंक्रीज करने वाले हैं. मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पर हम कवर करेंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. आप लोगों से बोला गया है सर राजन है वो 10% स्पेंड करता है अपनी सैलरी का उन हाउस रेंट पर, मतलब रेंट पर स्पेंड करता है. 20% स्पेंड करता है रिमेनिंग का ट्रांसपोर्ट पर, 40% रिमेनिंग का फूड एंड सैलरी पर एंड 80% ऑफ बैलेंस ऑफ वेरियस बिल्स. ठीक है, अब उसके पास यहाँ पर 5,000 और 1,480 रुपये रह जाते हैं तो उसकी मंथली सैलरी मुझे यहाँ पर बतानी है. अब देखो अगर उसकी मंथली सैलरी X रुपीज़ है, ओके, एंड 10% वो हाउस रेंट पर स्पेंड करता है तो 90% रह जाएगा, यानी 90% उसका रिमेनिंग रह जाएगा. 90% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 9/10 होती है, यानी x का 9/10 उसका रिमेनिंग रह गया है. अब इस रिमेनिंग सैलरी का वो 20% स्पेंड कर देता है ना ट्रांसपोर्ट पर, यानी 20% अगर स्पेंड कर देता है तो 80% उसका रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा. ठीक है, यानी इस रिमेनिंग का भी 80% उसके पास रह गया है. ओके, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 4/5 होती है. ओके, आफ्टर विच ही स्पेंड 40% ऑफ द बैलेंस ऑफ द सैलरी ऑन फूड, यानी 40% वो इस पर स्पेंड कर देता है, यानी रिमेनिंग रह जाएगा 60%. ओके, 60% रिमेनिंग रह गया, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 3/5 हो जाती है ना. ओके, फर्दर ही स्पेंड 80% ऑन वेरियस ऑफ बिल्स. ठीक है, 80% अगर बिल्स पर स्पेंड करता है तो 20% उसका रिमेनिंग रह जाएगा. 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/5 होती है, यानी 1/5 हो गया. सो अब उसके पास जो पूरा स्पेंड करने के बाद जो टोटल उसके पास रिमेनिंग रह गया वो है 5,000 एंड 1,480. तो 5,000 एंड 1,480, सो टोटल उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया 6,480 रह गया उसके पास जो टोटल रिमेनिंग अमाउंट है. सो वो हम यहाँ पर लिख लेंगे 6,480, ये टोटल मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट रह गया. तो उसकी मुझे सैलरी बतानी है ना सर, सैलरी कितनी होगी, मीन्स मुझे एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. सो कैंसिल आउट कर लीजिए आप लोग, 3 से कैंसिल कर आउट कर लिए. 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 18. ओके, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 9 6 ज़ा. ठीक है, ये आप लोगों का 125 हो गया. 125 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 5 72 एंड 5 6 ज़ा 30, 75 आ रहा है आप लोगों का. सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. ओके, ठीक है, बाद में तो वो 0 0 ही आएगा ना, 0 0 तो कौन ही लिखेगा. ठीक है, शुरुआत के इनिशियली डिजिट हमें देखने होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ. ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, वैसे तो इजी ही था ये तो, है ना. आप लोगों से बोला अ मैन स्टार्टेड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है, विद अ कैपिटल अमाउंट, सर्टेन कैपिटल अमाउंट. इन द फर्स्ट ईयर ही अर्न 60% प्रॉफिट एंड डोनेटेड 50% ऑफ द टोटल कैपिटल. He followed the same procedure with the remaining capital after the second and third year. If at the end of the 3 year he is left with 15,360, तो उसका इनिशियल अमाउंट बताना है जिस पर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था. ठीक है, तो लेट्स से कि गाइज उसने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो X रुपीज़ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है. ओके, ठीक है, अब वो करता है इस X रुपीज़ पर ना 60% का प्रॉफिट अर्न करता है. ठीक है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों की 3/5 होती है. 5 पर 3 का प्रॉफिट अर्न करता है तो यानी कि 8/5 हो जाएगा. ओके, ये इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया 8/5. सो 8/5 इसकी अब कैपिटल हो जाएगी. अब बट वो करता क्या कि जो इसकी कैपिटल अब बन चुकी है ना उसका वो 50% डोनेट कर देता है ना. अच्छा, वो 50% अगर डोनेट कर देता है तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/2 होती है. अगर उसने 1/2 डोनेट कर दिया तो 2 में से अगर 1 डोनेट कर दिया तो रह कितना गया 1/2. तो ये जो उसकी कैपिटल है उसका 1/2 रह गया, यानी हाफ पार्ट उसके पास रह गया है. अब वो सेम प्रोसीजर दोबारा करता है ना, सेकेंड और थर्ड टाइम दोबारा वो सेम प्रोसीजर करता है, यानी कि अगेन वो 60% का प्रॉफिट अर्न करेगा, फिर उसका हाफ डोनेट कर देगा एंड अगेन वो 60% का प्रॉफिट अर्न करेगा और हाफ डोनेट कर देगा.
सो अब उसके पास जो रह गया है ना, ठीक है, ये उसके पास जो अब रिमेनिंग अमाउंट रह गया है वो है आप लोगों का 15,360, ये उसके पास रिमेनिंग अमाउंट रह गया है। ओके, सो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज़ को। सो ये देखो, इसको पहले 4 कर लीजिए ना, ये 4 हो गया, 2 4 8, 2 4 8, अब 4 से कैंसिल आउट करूँगा मैं, ठीक है, 4 3 12, 3 4 8 4 सॉरी अगेन 4 से करूँगा, 4 9 4 6 है ना, 24 चौक 96 होता है ना, 240 आप लोगों के पास रह गया है। एंड अगर मैं इधर देखता हूँ तो ये आप लोगों का 125 है। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 125 इंटू 24 240। सो 125 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, 24 दूनी 48, 24 पंजे 120, ठीक है, तो 0 8 2 10 का 1 और 4 2, तो यानी कि 30,000 आप लोग आ जाएगा। एक ही ज़ीरो इधर लगा दूंगा, सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्लियर आएगा आप लोगों को। हाँ जी, तो एक आई थिंक नहीं, सेम नहीं है, मुझे लगा सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे अलग है ना। एक मैन है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है एक सर्टेन कैपिटल्स के साथ, ठीक है, मतलब लैंग्वेज सेम है। फर्स्ट ईयर उसने इतना प्रॉफिट अर्न किया है ना, और 20% डोनेट कर दिया है, ठीक है, ओके, यानी इतना प्रॉफिट अर्न कर लिया और 20% अपना डोनेट कर दिया है। एंड ही फॉलोड द सेम प्रोसीजर एंड द रिमेनिंग कैपिटल आफ्टर द सेकेंड एंड थर्ड ईयर इज 4096. So what was the initial amount sorry what was the initial amount with which the man started the business? इनिशियल अमाउंट बताना जिस पर मैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। सो लेट्स से कि जो मैन की जो इनिशियल सैलरी थी गाइज वो एक्स रुपीज़ थी, उस पर उसने 33% का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो प्रॉफिट अर्न जो करा है 33.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी आप लोग की 1/3 हो जाएगी। 3 पर 1 का प्रॉफिट अर्न किया है यानी कि 4/3 उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई है। सो 4/3 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई है ना। अब इसका ना ये जो उसके पास कैपिटल है आई है, मतलब पहले एक्स रुपीज़ थी, अब इतनी कैपिटल हो गई है 4/3 के उसकी कैपिटल हो गई है एक्स इंटू 4/3, उसका वो 20% डोनेट कर देता ना। अगर 20% डोनेट कर देता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरी 1/5, अगर 1/5 डोनेट कर देता है तो उसका रह कितना जाता है 4/5, ठीक है, इतना अमाउंट उसका रह जाता है ना। ओके, सो मैं भी यहाँ से हटा देता हूँ। एंड अब देखो उस पर वो सेम प्रोसीजर सेकंड और थर्ड ईयर में भी होता है, यानी कि अब जो उसके पास ही कैपिटल रह गई है डोनेट करने के बाद, जो इतनी कैपिटल उसके पास रह गई है वो अगेन उस पर 33.33% का प्रॉफिट अर्न करेगा, यानी इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/3 हो गया, और डोनेट कर देगा 20% यानी कि 80% रिमेनिंग रह गया है। अगेन 4/3 इंटू 4/5 सो फाइनली जो उसका पास अमाउंट रह गया ना 4096 रह गया है। ओके, बस कर लेते हैं इसको सॉल्व। सो 5 3 ज़ा 15 एंड 15, सो 3375 हो जाएगा ना। ये जो इसकी अगर क्यूब की बात करते हैं 3375 होता है। ओके, ये आपका 16 है, या पहले 4 से कैंसिल आउट ही कर लीजिए, 4 1 ज़ा 4 है ना, 24 चौक 96 होता है। अगेन 4 से कैंसिल करूँगा, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 5 ज़ा एंड 4 6 ज़ा। अच्छा ये देखो 16 हो गया है और ये भी आप लोग का 16 हो गया, और यहाँ पर ये 16 का स्केयर ही लिखा है तो कंप्लीट कैंसिल आउट हो जाएगा। सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 3375। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता परचेज एन अपार्टमेंट एंड पे EMI फॉर डैट, ठीक है, अपार्टमेंट परचेज करती है उसके लिए EMI देती है वो। ओके, हर मंथली इनकम इज़ 80,000, मंथली इनकम 80,000 है। सी स्पेंड 15% ऑन द एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, 40% हाउस, ठीक है, अफेयर्स, 10% फॉर GPF, 15% वो सेव करती है इन बैंक अकाउंट एंड पेज द रेस्ट ऑफ द अमाउंट फॉर EMI, ठीक है। तो EMI पर उसने कितना पैसा स्पेंड किया, कितना पैसा उसने EMI के लिए दिया। सो लेट्स से गाइज अगर उसके पास उसकी टोटल सैलरी ही 100 यूनिट है, ओके, अगर उसकी टोटल सैलरी 100 यूनिट है, एक सेकेंड ये वाले लेते हैं,
अगर उसकी टोटल सैलरी 100 यूनिट है तो देखो एक्चुअल में इतनी दे रखी है, बट मैं अभी 100 यूनिट ऐड करके चल रहा हूँ ना, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 15% वो एजुकेशन पर स्पेंड करती है, ठीक है। 40% हाउस होल्ड अफेयर्स पर, 10% GPF, 15% सेविंग है, 15% वो सेव करती है। यानी टोटल उसने कितना स्पेंड कर दिया है अब तक। देखो जितना भी अब यहाँ पे जो रह गया है ना, वो आप लोगों का EMI पे स्पेंड करेगी वो, ठीक है। और देखो 50 और 30 80 यहाँ पर उसने अब तक यूज़ कर लिया है, ठीक है। 15% जिसके अंदर सेविंग भी है, यानी 20% वो EMI पे स्पेंड कर रही है ना, ठीक है। तो 80,000 का 20% कैलकुलेट कर लूँगा मैं, ठीक है। 80,000 का 20% कैलकुलेट कर लूँगा मैं यहाँ पर। 20% ऑफ 80,000, 8 to the 16, यानी कि 16,000 यहाँ पर आंसर होगा। ओके, देखो कहीं भी अगर आप लोग परसेंट कैलकुलेट करते हो तो उसका 10% आप लोगों को पता होना चाहिए ना, सीधा ही सीधा 10% दिख जाना चाहिए। जैसे 80,000 का 10% कितना होगा, 8,000, तो 20% कितना हो जाएगा, 16,000। ओके, 16,000 यहाँ पर आंसर है आप लोग का। नेक्स्ट, सुजाता स्पेंड 18% ऑफ हर मंथली इनकम ऑन हाउस शीट, ठीक है। 40% ऑफ इनकम ऑन ग्रोसरीज, 55% ऑफ द रिमेनिंग ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड अदर्स। इफ़ हर ओनली सेविंग इज इतनी, देन हर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड अदर्स, ठीक है। उसका एक्सपेंडिचर मुझे बताना है एजुकेशन और अदर्स में कितना है। ओके, तो सुजाता भाई देखो लेट्स से कि उसकी इनकम X यूनिट है, 18% वो अपनी इनकम का हाउस शीट पर स्पेंड करती है, 18%। ओके, 40% इनकम ऑन द ग्रोसरीज, 40% ग्रोसरीज पर स्पेंड करती है। एंड 55% जो भी रिमेनिंग रह गया, अब देखो यहाँ पर कुछ रिमेनिंग रह गया होगा, इस रिमेनिंग का 55% चिल्ड्रंस की एजुकेशन से स्पेंड करती है, यानी कि इस रिमेनिंग का 55% चिल्ड्रन की एजुकेशन पर स्पेंड करती है, यानी रिमेनिंग का 45% कहीं और स्पेंड कर रही होगी। इफ़ हर ओनली सेविंग इज इतनी, देन हर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड अदर्स, ठीक है। तो रिमेनिंग का 45% रह गया ना। देखो अगर उसकी सेविंग जो भी रह गया है, उसकी इनकम X थी, उसने यहाँ पर हाउस शीट पर स्पेंड किया, 40% पे स्पेंड किया। अब जो भी रिमेनिंग रह गया था, रिमेनिंग का चिल्ड्रंस एजुकेशन पे 5% रिमेनिंग का चिल्ड्रन एजुकेशन पे स्पेंड किया, तो रिमेनिंग का 45% उसकी सेविंग रह गई होगी, इतना उसने सेव किया हो गया होगा। ओके, तो रिमेनिंग का 45% उसने सेव किया है, जो कि है आप लोगों के पास 4725, ठीक है। 4725 यहाँ पर उसकी सेविंग है। मीन्स अगर रिमेनिंग का 45% आप लोग की 4725 है, तो रिमेनिंग का 55% कितना होगा, रिमेनिंग का 55% आप लोग बता दोगे, बता देंगे कैसे। तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 4725 डिवाइड बाय 45, तो रिमेनिंग का 55% कितना हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 55 से मल्टीप्लाई करूँगा 55% से, तो इधर भी 55% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर परसेंटेज था, तो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा रिमेनिंग का 55%, जो कि आप लोगों की चिल्ड्रंस एजुकेशन, ठीक है, जो कि हमसे पूछा गया है, एजुकेशन एंड अदर्स, ठीक है। एजुकेशन एंड अदर्स कैंसिल आउट कर लीजिए। 5 11 ज़ा, 5 9 ज़ा, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, 2 और 9 दूनी 18, 9 5 ज़ा, ठीक है। 55 22 55, ओके। तो 5775 आपका यहाँ पर आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं ना। आप लोगों से बोला आउट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन एक्सपेंडिचर ऑन फूड क्लॉथ एंड अदर आइटम आर इन द रेशियो 4:5:3 respectively. If his expenditure is increased by 10% on food, 20% on clothes, decreased by 5% on other item, so what should be his income be increased? ठीक है, so that no effect is record on the consumption of food. देखो वो कह रहा है कि यार जो भी उसकी इनकम है ना, वो इन पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है 4 5 3,
यानी इनकम का वो इतने इतने यहाँ खर्च करता है, ठीक है, फूड पर, क्लोथ पर और अदर आइटम्स पर। तो जो भी उसकी इनकम है वो यही है 4, 5, 3 यूनिट। अब उससे बोल रहा था कि जब 4 यूनिट है ना वो 10% से इंक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पे सारा कुछ ना मैं इंक्रीज वाला लिख रहा हूँ। ओके, 4 है वो 10% से इंक्रीज़ हो गई है, 5 यूनिट वो 20% से इंक्रीज़ हो गई है, एंड गाइज जो आप लोगों का 3 यूनिट है वो 5% से डिक्रीज़ हो गई है। ओवरऑल जो पूरी इनकम पर इफेक्ट पड़ा है वो मुझे बताना है कितना होना चाहिए। देखो पूरी इनकम कितनी है, 5 3 8 4 12 यूनिट पूरी इनकम है। इस पर मुझे बताना है कि सर X% का इंक्रीज़ हुआ होगा, तब जाके कुछ चेंज ही नहीं होगा। देखो जब यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू सेम होगी तभी तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पर 5, 10, -2 है, तो इधर मैं कितना लिखूँ जो कि इज इक्वल्स टू वाली जो ये मेरा साइन है वो वैलिड रहे। ओके, तो आप बोलोगे सर अगर इस तरीके से है ना तो 8 5 13 यानी कि यहाँ पर 13 होना चाहिए, तब जाके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कुछ यहाँ पर ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो इसके पूरी इक्वल हो। ओके, सेम आए, मतलब जिससे कि आप लोगों का LHS इक्वल्स टू RHS हो जाए, LHS इक्वल्स टू RHS वैल्यू बन जाए जिससे कि मेरी। ओके तो ये 40 है, दिस इज़ 100 एंड दिस इज़ 15। ओके, तो ये 140 - 15 इज इक्वल्स टू 12 × x हो गया, सॉरी 12 × x है। यहाँ पर 125 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा इज इक्वल्स टू x। ठीक है, कैंसल आउट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12 10 120। ओके, तो 5/12 हो जाएगा। बट यहाँ पर आप लोगों का ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, बट इन दोनों में से कौन सा होगा। अब देखो 1 अगर ये 5 होता तो 1/2 होना चाहिए था ना, ये भी नहीं होगा। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेना, इसको आंसर आ जाएगा आप लोगों का 10.41%। ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, नहीं तो करो भाई इसको 12 चौक 48 है ना, वो 10.1 तो कर 10.4 तो कर ही लिया आप लोगों ने बस यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C spend 80%, 85%, 75% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली। अगर उनकी सेविंग 8, 9, 20 की रेशियो में है तो उनके जो इनकम का डिफरेंस है गाइज वो 18,000 है, इनकम के बीच का डिफरेंस। तो इनकम ऑफ बी की इनकम मुझे बतानी है। सो A, B एंड C है, ठीक है। अच्छा देखो, अगर उसकी इनकम लेट्स से कि अगर A की इनकम अपने आप में 100% है, तो अगर वो अपनी इनकम का 80% स्पेंड कर रहा है तो 20% सेव करेगा। ठीक है, 20% सेव करेगा विच इज़ इक्वल्स टू 8। तो मुझे 100% की वैल्यू बतानी है ना, बिकॉज मुझे इनकम के बीच का डिफरेंस दे रखा है। तो अगर गाइज 20% की वैल्यू 8 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8/20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। आप मतलब ये तो समझाने के लिए मैंने करा, बट आप लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि यार अगर यहाँ पर 80% स्पेंड कर रहा है तो 20% सेव कर रहा होगा, और ये 20% की वैल्यू है यानी कि 8/20 × 100 रेशियो। ठीक है, यहाँ पर देखो 85% अगर वो स्पेंड कर रहा है तो 15% सेव कर रहा होगा। 15% की वैल्यू 9 है, तो 9 डिवाइड बाई 15 × 100। ठीक है, 75% अगर वो स्पेंड कर रहा है तो 25% सेव कर रहा होगा, और सेव कितनी यूनिट कर रहा है 20, यानी कि 20 डिवाइड बाई 25 × 100। ओके, सो कैंसल आउट करो, 20 से 5 पर जाएगा, 5 8 ज़ा 40। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, सॉरी 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, 60 हो गया है। 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, ये 80 हो गया। सो यहाँ पे जो इनका रेशियो आया है वो 2 3 4 आ गया। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पर बताया कि भाई जो डिफरेंस है ए और सी के बीच का वो 18,000 है ना। ए और सी के बीच का डिफरेंस आप लोगों को 80,000 दे रखा है। 2 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को 18,000 दे रखी है, 18K दे रखी है। तो आपको इनकम ऑफ बी बतानी है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 18K है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9K। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9K है तो आप लोगों को 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है ना।
तो 9K से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 27K। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया। राइट, आगे बढ़े। यस, द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 50,000, ही यूज टू स्पेंड ऑन फैमिली एक्सपेंस। ठीक है, ई ठीक है, यानी कि एक पर्सन की सैलरी है 50,000, ओके, वो मतलब फैमिली एक्सपेंस ई से डिनोट कर रहे हैं, टैक्सीज टी से डिनोट कर रहा है, चैरिटी सी से डिनोट कर रहे हैं, इन जगह पर स्पेंड करता है और बाकी वो सेव कर लेता है। अब उससे बोलेगा ई वॉज 60% ऑफ द इनकम, टी वॉज 20% ऑफ ई, सी वॉज 15% ऑफ टी, वैन हीज इनकम गॉट रेज्ड बाय 40%, अगर उसकी इनकम 40% से बढ़ जाती है, ही मेंटेन द परसेंटेज लेवल ऑफ ई, वो अपनी ई का परसेंटेज लेवल मेंटेन करता है, बट टी बिकम 30% ऑफ ई एंड सी बिकम 20% ऑफ टी, द डिफरेंस बिटवीन द टू सेविंग्स, दोनों सेविंग्स के बीच का यहाँ पर मुझे डिफरेंस बताना है। ओके, सो करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। देखो, जब आप लोग अगर आप लोगों से यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पर ना आप लोगों को से एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है कि इन दोनों की सेविंग्स के बीच में डिफरेंस कितना है ना, एक्चुअल वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है, तो आप लोग इस 50,000 को यूज़ में ला सकते हो। अगर आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चेंज पूछा गया तो आप लोग को इस 50,000 लेने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। वरना अगर 50,000 यूज़ में लाओगे तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा उस केस के अंदर। यहाँ तो आप लोगों को 50,000 यूज़ में लाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर आप लोगों से एक्चुअल वैल्यू पूछी गई है, बट उस केस में आप लोग मत लाइएगा। वैसे इस केस में भी नहीं लाके भी कर सकते हो, फिर वो वैल्यू रिलेट कर लोगे, बट सीधा सीधा कर लो यार, कोई दिक्कत वाले मतलब ज़्यादा झंडे लो मत, वरना फिर आप 100 को 50,000 से रिलेट करोगे फिर करके करोगे उसको। सो पहले उसकी इनकम मतलब 50,000 थी, मतलब उसकी इनकम 50,000 है पहले, बाद में 40% से इंक्रीज़ हो जाती है ना। अब उससे बोला गया जो ई है ना, ठीक है, वो ई जो है ना 60% है इनकम का 60% है ई। अच्छा एक बात मुझे बताओ, 10% अगर 5,000 है तो 60% कितना हो जाएगा? 30,000, 5 से 30,000 हो गया। अगर मैं टी की बात करता हूँ, टी वॉज 20% ऑफ ई, टी वॉज 20% ऑफ ई, यानी कि टी जो है भाई इसका 20% है। सो अगर 10% 3,000 है तो 20% कितना हो जाएगा? 6,000। ओके, सी 15% ऑफ टी, अगर मैं सी की बात करता हूँ यहाँ पर, सी 15% है टी का। ओके, अगर 10% 6,000 है तो 5% 10% अगर 600 है, 5% 300 हो जाएगा, 600 और 300 900, 900। ओके ओके, सो अब सेविंग कितनी रह गई है ना, अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि सेविंग कितनी है यहाँ पर, सेव कितना किया उसने, तो ये पूरा उसका टोटल स्पेंड है। ओके, अगर मैं 50,000 में से इसका टोटल स्पेंड माइनस कर दूंगा तो मेरे पे यहाँ पर सेविंग आ जाएगी। क्लियर, तो 36,900 यहाँ पर इसका टोटल स्पेंड हो जाएगा। ओके, इसमें से माइनस करूँगा तो 100 और यस 13,100। ओके, वो 37 हो जाएगा, 100 ऐड करोगे फिर 13,000 और 50,000। ओके, अब उसकी इनकम ना 40% से इंक्रीज़ हो गई है ना। अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूँ, केस 2 की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसकी इनकम ना 40% से इंक्रीज़ हो गई है। ओके, तो 40% से अगर उसकी इनकम इंक्रीज़ हो गई है तो ये हो जाएगा आपका 70,000। ओके, अब यहाँ पे उससे बोला गया है कि अगर उसकी इनकम 40% से इंक्रीज़ हो जाती है तो उसने जो ई का है ना वो सेम परसेंटेज लेवल पे मेंटेन ही रहता है, यानी कि ये अब भी 60% ही रहेगा। ओके, तो अगर 10% इसका 60% निकाल, 10% साथ ही हो जाएगा, 7 6 42,000। ओके, ठीक है। एंड अगर मैं टी की बात करता हूँ यहाँ पर, तो टी बिकम 30% ऑफ ई, यानी कि 30% हो जाएगा ई का। तो अगर 10% 4200 है, 3% 4 या 12, 3 दूनी 6, 12,600। एंड सी बिकम 20% ऑफ टी, यानी सी जो है भाई इसका टी का 20% हो जाएगा, यानी कि 10% अगर 1260 है तो 24 और 6 दूनी 12, 1320। एक सेकेंड, 20% है ना, हाँ 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 24 और 12 25 हो गया ना ये, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेविंग की बात करता हूँ, सेविंग कितनी बची है यहाँ पर, तो ये सब पूरा माइनस कर लेंगे, ठीक है।
तो 42,000 एंड 54600 एंड 2520, 026511 और 426 और 17, ये मेरा टोटल स्पेंड है। अगर मैं 70,000 में से माइनस करूँ 08 9 में से 7, ओके, और 2 और 7 में 6 में से, ठीक है, सॉरी 880 है, 12,880, ओके, ये मेरे पास यहाँ पर रह जाएगा अमाउंट। तो यहाँ पर मुझे बताना दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, दोनों की सेविंग्स के बीच का डिफरेंस कितना रहने वाला है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 220, 220, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से करिएगा, बेस्ट रहेगा, ठीक है, बिकॉज परसेंटेज जो है आसान ही दे रखी है। तो जब परसेंटेज आसान दे रखी है तो सीधा सीधा कैलकुलेट करना आप लोगों को, फिर डिफरेंस निकाल देना है। सॉरी, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। द मंथली सैलरी ऑफ अ पर्सन वॉज 75,000, मंथली सैलरी पर्सन की 75,000 थी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उससे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, द रेशो ऑफ द सेविंग टू द अर्लियर सैलरी टू द, ठीक है, मतलब मुझे सेविंग्स का रेशियो बताना है, पुरानी सैलरी की सेविंग और नई सैलरी की सेविंग का रेशियो मुझे यहाँ पर बताना है। अब देखो यहाँ पर रेशियो पूछ लिया जाए, परसेंटेज पूछ लिया जाए, तो आप लोगों को एक्चुअल वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है, बिना एक्चुअल वैल्यू लिए ही आप लोग को क्वेश्चन करना है, ईजिली हो जाएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी परसेंटेज कैलकुलेट करने में। ओके, सो लेट्स से कि भाई पहले उसकी सैलरी थी 100 यूनिट, मतलब उसकी सैलरी 100 यूनिट थी। बाद में होता क्या है कि ई वो 60% ऑफ हिज इनकम, ई 60% है इसकी इनकम का, तो 60 हो गया। टी की अगर मैं बात करता हूँ, टी 20% है ई का, तो अगर 10% शेयर 20% 12 हो गया। सी की अगर मैं बात करता हूँ, सी 15% है टी का, अगर देखो 10% आपका 1.2 है, 15 का 15 यानी कि 180 होता है, तो यानी कि 15% इसका 1.8 हो गया ना, 15 और 12 का मल्टीप्लाई 180 होता है। तो अगर मैं उसकी सेविंग की बात करता हूँ, सेविंग तो चलो बाद में माइनस कर लेंगे। अब बाद में क्या होता है कि ना उसकी इनकम जो होता है ना 40% से बढ़ जाती है। देखो अब 40% आप लोग बढ़ा सकते हो, बट कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी ना। आप लोगों को पता सर पहले इनकम 100 थी, बाद में 140 हो गई है इनकम, 40% से इंक्रीज़ हो गई ना, तो हर इनकी हर वैल्यू के अंदर ना इतने 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 रेशियो का इंक्रीज़ रहेगा, ठीक है। यानी कि सैलरी सेविंग इसकी, जैसे अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये 5 है, ये पहले फॉर्मर इनकम और अभी की इनकम के बीच में जो रेशियो है ना 5:7 है, यानी कि इसके हर एक स्पेंड सेविंग के बीच में 5:7 का वो रहेगा ही रहेगा, है ना, ठीक है, बिकॉज इनको अलग से इतना एडवांटेज मिला है। ओके, सो अगर मैं इसको 100 यूनिट भी लेट करता हूँ ना, बाद में 5:7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको मैं। सो अगर सेकंड केस अगर केस 2 के अंदर इनकम अगर मैं 100 यूनिट भी रखता हूँ, तो यहाँ पर बोलेगा इस इनकम गोट रेज बाय 40% एंड ई ने अपना परसेंटेज लेवल वही मेंटेन कर रखा है 60% का, तो यानी कि 60 हो जाएगा। ओके, एंड टी बिकम 30% ऑफ ई, टी जो है 30% हो गया ई का। ओके, अगर 10% 6 तो 6 थी 18। ओके, एंड अगर मैं सी की बात करता हूँ, सी बिकम 20% ऑफ टी, तो 20% हो गया। अगर 1% 10% अगर 1.8 होगा तो 20% 3.6, ठीक है। यहाँ पर अब उसकी सेविंग रह जाएगी, तब क्या करना है आप लोगों को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करोगे, इसको ऐड कर लीजिए आप लोग, तो 60 78 8 3 11 81.6 आया ना, 81.6 आया है। आप लोग 100 में से माइनस करेंगे 82 18 18.4, ठीक है, 18.4 यहाँ पर इसकी सेविंग आ गई है। ओके, अगर मैं ऊपर वाली सेविंग की बात करता हूँ तो 72 एंड 73.8, पूरे 74 माइनस करोगे 26.4, ठीक है, सॉरी 26.2, यहाँ पर 8 है ना, 26.2। तो इनकी जो सेविंग का रेशियो है, इसकी मुझे सेविंग का रेशियो बताना है ना, तो केस 1 एंड केस 2 की सेविंग का रेशियो मुझे बताना है। सेविंग इसकी 6.2 है, 26.2 है, इसकी 18.4 है। ओके, तो अब देखो ये फेयर नहीं रहेगा, आप लोग सीधा अगर इस तरीके से निकाल दोगे, बिकॉज इनके बीच में ना इसका रेशियो रहेगा ही, ये वाला रेशियो मेंटेन रहेगा, यानी कि 5:7। अब चीज़ें जाके बिल्कुल सही हो जाएगी। ओके, बस अब सॉल्व करना आप लोगों को, इसको पॉइंट हटा दीजिए, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 3 6, 2 1 ज़ा 2। ओके, और कहाँ और कहीं नहीं कटेगा, ठीक है। तो
7 9 60 7 2 14 यानी 644 आ रहा है यहाँ पर आप लोगों का। 644 C4 सिर्फ इसी ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, 13×5 और 5×5 655। सो आंसर इज 655 अपॉन 644, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। केस 1 एंड केस 2, रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ केस 1 एंड केस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो ये तो वो क्वेश्चन थे जो कल वाली क्लास में थोड़े रिमेनिंग रह गए थे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी क्वेश्चन रिमेनिंग रह गए थे ना। अब इसके स्टार्ट करते हैं ना हम। ठीक है, आप लोगों से बोल रखा है द कॉस्ट ऑफ अ कार इज़ 250 मोर देन ऑफ डैट ऑफ मोटरसाइकिल। जो कार की कॉस्ट है मोटरसाइकिल की कॉस्ट से 250% ज़्यादा है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कार इज़ डिक्रीज बाय 40%, ठीक है, एंड अगर कॉस्ट की कार जो 40% से डिक्रीज होती है, डैट ऑफ मोटरसाइकिल इज इंक्रीज बाय 40%, तो कार की कॉस्ट 40% से डिक्रीज होती है, मोटरसाइकिल की कॉस्ट 40% से बढ़ जाती है। तो परसेंटेज चेंज मुझे बताने इन टोटल कॉस्ट ऑफ 1 कार एंड 2 मोटरसाइकिल। देखो यार, यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट आप लोगों की कार और मोटरसाइकिल से मिलके आती है, यानी कि मैं एलिगेशन यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। ओके, एलिगेशन में यहाँ पर यूज़ कर पाऊँगा, बट यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ कार और टोटल कॉस्ट ऑफ मोटरसाइकिल। देखो मुझे टोटल कॉस्ट में बताना है ना, टोटल कॉस्ट व्हाट विल द परसेंटेज चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 कार एंड 2 मोटरसाइकिल। एक कार और 2 मोटरसाइकिल की टोटल कॉस्ट में कितना चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर मुझे 1 कार लेनी पड़ेगी और 2 मोटरसाइकिल लेनी पड़ेंगी, तब जाके यहाँ पर टोटल कॉस्ट आएगी, तब जाके मैं टोटल कॉस्ट में यहाँ पे चेंज बताऊँगा। ठीक है, पहली बात मुझे यहाँ पर कार और मोटरसाइकिल की बात करते हैं कॉस्ट की। तो ये कार एंड मोटरसाइकिल की मैं बात करता हूँ, तो कार की जो कॉस्ट है ना वो 250% ज़्यादा है मोटरसाइकिल की कॉस्ट से। यानी कि अगर मोटरसाइकिल अगर 100 यूनिट है तो कार की कॉस्ट हो जाएगी 350। ओके, कैंसिल आउट कर लीजिए यहाँ पर, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा, ये कार और मोटरसाइकिल की कॉस्ट है। अच्छा, एक कार की कॉस्ट कितनी हो जाएगी अगर मैं यहाँ पर टोटल कार जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 1 कार और 2 मोटरसाइकिल है ना, तभी तो हमें बताना है भाई द टोटल परसेंटेज चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 कार एंड 2 मोटरसाइकिल। ठीक है, 1 कार और 2 मोटरसाइकिल की हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, यानी 1 कार की कितनी कॉस्ट हो जाएगी। अगर मैं 1 कार की बात करता हूँ, एक कॉस्ट ऑफ 1 कार, तो आपको पता है सर 1 और कार की कितनी कॉस्ट है यहाँ पर 7, तो 1 कार की कॉस्ट हो जाएगी 7, तो ये 7 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं 2 मोटरसाइकिल की कॉस्ट की बात करता हूँ, तो 2 मोटरसाइकिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2, एंड मोटरसाइकिल की कॉस्ट है यहाँ पर 2, सो यहाँ पर 2 मोटरसाइकिल की कॉस्ट हो जाएगी 4। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताना है कंबाइंड चेंज कितना हो जाएगा। ठीक है, 1 कार और 2 मोटरसाइकिल के बीच में। ओके, सो बीच वाली वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है ना, यानी कि टोटली कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो गया है, टोटल कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो गया है, तो ये मुझे बताना है कि इस टोटल कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है। सो पहले मैं देख लेता हूँ ये कार कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुई है। कार की कॉस्ट 40% से डिक्रीज़ हुई है ना, 40% से डिक्रीज़ हुई है कार की कॉस्ट। एंड अगर मोटरसाइकिल की कॉस्ट की बात करता हूँ 40% से इंक्रीज़ हुई है। देखो, अगर मुझे बीच वाली वैल्यू निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जो बीच का गैप है वो इस रेशियो में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इनके बीच का जो गैप है इस रेशियो में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे 7:4 है आप लोग का, इसको अगर मैं एज इट इज़ यहाँ पे उतार दूँ तो 11 के अंदर मुझे डिवाइड करना है किसको, इस 80 को। देखो इन दोनों के बीच का गैप है ना 80, इन दोनों के बीच का गैप है ये -40 और +40 के बीच का गैप आपका 80 ही तो आएगा। चाहे तो आप स्केल से लेके देखो ना, अगर ये 0 है, इधर आप लोगों का -40 आ रहा है और इधर आप लोगों का +40 आ रहा है, तो इनके बीच का गैप कितना हो गया 80। तो 11 यूनिट की वैल्यू अगर 80 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 डिवाइड बाई 11। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80 डिवाइड बाई 11 है, तो आप ऑलवेज ना छोटी वैल्यू के अंदर, ठीक है, छोटी वैल्यू ये रही ना, छोटी वैल्यू आप ऑलवेज छोटी वैल्यू के अंदर ना ऐड किया करो। ठीक है, ये छोटी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80/11 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 80/11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 8 चौक 32, 320/11, तो यहाँ पर आ जाएगा -40 + 320 डिवाइड बाई 11, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो करते हैं इसको सॉल्व यहाँ पे साइड में।
तो -40 प्लस, अब 320 को अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 दूनी 22। देखो वैल्यू तो मेरी डिक्रीज ही होने वाली है ना, बिकॉज ये माइनस वाला नंबर बड़ा है और ये वाला प्लस वाला छोटा है, तो वैल्यू तो मेरी डिक्रीज होगी। इंक्रीज हटा दो, ठीक है। 11 दूनी 22, 10 और 11 दूनी 22, 100 बचेगा ना, सॉरी 10 और ये 100, 11 निम 99, इस तरीके से कुछ मेरी वैल्यू आने वाली है। यानी कि लगभग ये लगा लो 29 पॉइंट समथिंग मेरे पास आएगा, यानी कि 30 अगर अप्रोक्स में लगाता हूँ, 40 में से अगर मैं 30 माइनस करूँगा तो 10 पॉइंट समथिंग आएगा ना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 10.9, बिकॉज 29 पॉइंट समथिंग यहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद, क्रॉस करने के बाद। एक सेकंड, इसको अगर मैं मिटा देता हूँ, अगर हम इसको इरेज कर देते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ना वो 29 पॉइंट समथिंग आ रही है ना। ओके, अगर मैं 40 में से 29 पॉइंट समथिंग माइनस करता हूँ तो आप इसको पूरा एक 30 ऐड कर लीजिए। 30 माइनस करोगे -10 आ रहा है, बट 30 से जस्ट कम एक्चुअली माइनस है, तो 10 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग से बोलेगा एक स्टॉक पोर्टफोलियो है, कंसिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स, 4 स्टॉक से मिलकर बना है। स्टॉक ए रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज़ अ रिटर्न ऑफ 6%। स्टॉक बी रिप्रेजेंट 30% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज़ अ रिटर्न ऑफ 8%। स्टॉक सी रिप्रेजेंट 20% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज़ अ रिटर्न ऑफ 4%। ठीक है, स्टॉक डी रिप्रेजेंट 30% ऑफ द पोर्टफोलियो एंड हैज़ अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 5%। एवरेज में बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया है। तो अगर मैं देखो लेट्स से कि 100% अगर आप लोग का स्टॉक है, उसमें से अगर मैं ए स्टॉक की बात करता हूँ तो ए स्टॉक जो है 20% है इसका, ठीक है, 20%, यानी कि 20 हो गया। ओके, अगर मैं बी की बात करता हूँ, अच्छा यहाँ पे ए पे रिटर्न भी लिख लेता हूँ मैं साथ के साथ, 6% का रिटर्न है, 6% का यहाँ पर रिटर्न है इस पर। अगर मैं बी की बात करता हूँ 30% है, यानी कि 30 हो गया। इस पर आप लोग का 8% का रिटर्न है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट सी, तो यहाँ पर आप लोगों का सी जो है 20% है और इस पर जो रिटर्न है वो 4% है। एंड अगर मैं डी की बात करता हूँ, डी रिप्रेजेंट रिमेनिंग का 30%, ठीक है। अच्छा देखो कितना रिमेनिंग का 30% है, डी रिप्रेजेंट द रिमेनिंग 30%, ओके, द रिमेनिंग 30%, तो 30 ये हो गया और इस पर नेगेटिव रिटर्न है 5% का। तो ओवरऑल मुझे बताना एवरेज रिटर्न कितना है पूरे पोर्टफोलियो पर। सो ओवरऑल एवरेज रिटर्न ऑन द पोर्टफोलियो मैं क्या करूँगा, पहले इसका देखो एवरेज ही तो निकालना है। एवरेज क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑब्जर्व, एवरेज क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द एवरेज गाइस। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर सम ले लूँ, है ना, सम ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इनके बीच में ये सम हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर वैल्यूज आएंगी, फिर इनके बीच में सम आएगा, ठीक है, इनके बीच में सम आएगा। सम करने के बाद इन्हीं ऑब्जर्वेशन से मैं डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास एवरेज आ जाएगा। ओके, ठीक है। तो अब आप लोग ना, आप लोगों के ऊपर है, आप लोग कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा इजी करते हो या मुश्किल करते हो, ठीक है। जैसे मैं इसको पहले मुझे पता है भाई सेम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर बाद में इन्हीं नंबर से डिवाइड करना, तो नंबर क्यों ना मैं छोटे कर लूँ इनको, बिकॉज ये रेशियो ही तो है। मतलब अगर ये कर लेता हूँ मैं ऐसे, जैसे 0 0 अगर यहाँ पे हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 2 3 रह गया है, तो 6 3 18, ठीक है, 8 3 24, 4 2 8 एंड 5 3 15 माइनस का, और ये ऐड कर लूँगा मैं, 2 3 2 5 5 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 29/10, यानी कि 2.9 का यहाँ पर ओवरऑल रिटर्न मुझे मिलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑलराइट, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं ना। पीज़ मंथली सैलरी इज़ 50,000, पी की जो मंथली सैलरी हो 50,000 है। अगर वो 40% ऑफ इस मंथली सैलरी खाने पर खर्च करता है, 20% रिमेनिंग का हाउस रेंट पर स्पेंड करता है, एडिशनली ही स्पेंड एक्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड ही स्पेंड 20% ऑफ मंथली सैलरी ऑन ट्रैवल, ही सेव्ड हिज रिमेनिंग सैलरी एंड हिज सेविंग इज 10,000, ठीक है। मतलब रिमेनिंग सैलरी वो सेव कर लेता है और उसकी सेविंग बता रही है भाई 10,000 रुपये की इसकी सेविंग है। तो यहाँ पर मुझे इसकी एक्स की वैल्यू बतानी है सर, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है। ओके, ठीक है। सो देखो
अगर उसकी मंथली सैलरी जैसे कि 50,000 है, मैं सारी चीज़ें ना परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे उसकी मंथली सैलरी 50,000 है एक्चुअल में, लेट से अगर उसकी मंथली सैलरी परसेंटेज के अंदर 100% है, या फिर यूनिट के अंदर बात करूँ मैं, 100 यूनिट है, तो 40% वो उस पर स्पेंड करता है, ओके। 20% ऑफ द रिमेनिंग मंथली सैलरी ऑन हाउस, यानी कि जो 20% है वो हाउस रेंट पर स्पेंड करता है रिमेनिंग का, ठीक है। रिमेनिंग का 20%। अच्छा, यहाँ पर देखो 40 अगर ये खर्च हो गया है तो 60 रह गई थी रिमेनिंग। अब रिमेनिंग का मैं इसको ना ऐसे नहीं करूँगा, फिर अगर उसकी मंथली सैलरी 100 यूनिट है, ठीक है, तो 40% ऑफ मंथली सैलरी वो फूड पर स्पेंड करता है, फिर रिमेनिंग रह जाएगी यहाँ पर 60, ठीक है। 40 स्पेंड हो गए, रिमेनिंग का 20%, ठीक है। रिमेनिंग का 20% कितना हो जाएगा, 12, वो सैलरी हाउस रेंट पर स्पेंड करता है। फिर उसकी जो एक्स रुपीज़ स्पेंड करता है ना, वो चिल्ड्रन की एजुकेशन पर स्पेंड करता है, यानी कि एक्स रुपीज़ प्लस करके एक्स रुपीज़ चिल्ड्रन की एजुकेशन पर स्पेंड करता है, ठीक है। एंड स्पेंड 20% ऑफ हिज सैलरी ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन ट्रैवल, यानी कि 20% जो है मंथली सैलरी का ट्रैवल पर स्पेंड करता है, यानी कि जो इसका 20%, इसका 20% तो 20 ही होगा, ट्रैवल पर स्पेंड करता है। अच्छा देखो सेव कितना करता है, 10,000। बट ये जो 10,000 है ना, ये सारी वैल्यूज़ हम यूनिट के अंदर लिख रहे हैं, बट 10,000 आपका एक्चुअल वैल्यू, तो क्या है इसको मैं परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर लेट से कि ये जो है मेरा 100 यूनिट 50,000 है, तो 10,000 नहीं बता सकता कितना यूनिट होगा, बता सकता हूँ। तो आप लोग क्या करिए, इस 5 को डिवाइड कर दीजिए, ये 10,000 हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ये 20 यूनिट हो गया, ओके। सेविंग मेरे पास 20 यूनिट आ गई है, तो यहाँ पर ना मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी इन यूनिट, यूनिट के अंदर यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ओके। इसको हटा देते हैं। सो अब यहाँ पर जो x आएगा 40 80 92, सो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8%, यानी 8 यूनिट, यूनिट के अंदर बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर सारी, ओके। दिस इज यूनिट्स गाइस, ओके, यूनिट है ये, ओके। सो यहाँ पर मुझे बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू बतानी एक्चुअली में। तो आपको पता है सर 100 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की 50,000 है, 100 यूनिट की वैल्यू 50,000 है। सो 8 यूनिट की वैल्यू बतानी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 5 ज़ा 40, यानी कि 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 500 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4000। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका, ओके। आगे बढ़ते हैं ना। सम स्टूडेंट ओनली बॉयज़ एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल अपीयर्ड फॉर एन ओलंपियाड एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम के लिए प्रेजेंट होते हैं। 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 50% ऑफ द गर्ल्स फेल द एग्जाम, एग्जाम फेल कर जाती हैं। एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास द एग्जाम वो 70 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम, राइट। अ टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल्ड, अगर टोटल 90 स्टूडेंट फेल हुए हैं, टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट हैज़ फेल्ड, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैट अपीयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, मुझे ये बताना है कि भाई कितने बच्चे अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, ओके। तो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, टोटल स्टूडेंट्स, कलर चेंज करते हैं ना यार। सो अगर मैं टोटल स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, वो आप लोग के बॉयज़ प्लस गर्ल्स मिलके बनेंगे स्टूडेंट्स टोटल, ओके। अब यहाँ पे बोल रहा है 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 15% ऑफ द गर्ल्स एग्जाम में फेल हो जाती हैं। लेट्स से कि गाइज अगर आप लोगों का बॉयज़, अगर मैं 15% की फ्रैक्शन है, देखो आप लोग बॉयज़ को कुछ भी लेट कर सकते हो, सिर्फ बॉयज़ ही लेट कर लो बी, है ना। अब इसका 20% अगर फेल हो जाते हैं, अगर बॉयज़ का 20% गाइज अगर फेल हो जाते हैं, तो पास की अगर मैं बात करता हूँ, पास बी का 80% पास हो जाएंगे, तो यहाँ पे 80 बी अपॉन 100 कर दोगे, ये पास हो गए। गर्ल्स अगर 15% फेल हो जाती हैं, ठीक है, तो पास कितनी हो जाएंगी गर्ल्स की, 85% पास हो जाएंगी, यानी गर्ल्स का 85 जी डिवाइड बाय 100, ये टोटल पास स्टूडेंट्स हैं, ओके। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास द एग्ज़ाम वो 70 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम, जो नंबर ऑफ बॉयज़ है ना जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया वो 70 ज़्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पास किया है,
ठीक है, यानी कि 80b इज़ ग्रेटर 70 मोर देन 85g, ठीक है, 80b अपॉन 100 इज़ मोर देन 70 मोर देन 85g अपॉन 100 से, ठीक है। तो 80b अपॉन 100 में से जब मैं 85g अपॉन 100 माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास 70 आता है। अब चाहे तो देखो ये सिंपल सी मैंने वैल्यूज़ लिखवा दी, चाहे तो आप लोग उसको सॉल्व करके भी लिख सकते थे ना, और इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे। ओके, जैसे कि 20% बॉयज़ अगर फेल होते हैं, यानी 20% फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/5 होती है, टोटल बॉयज़ मेरे 5 हो गए, इसके अंदर 1 यूनिट फेल हुए तो 4/5 बॉयज़ रह गए मेरे पास। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते थे, या फिर आप ऐसे सकते थे सर 5b अगर बॉयज़ हैं तो 4b यहाँ पर बॉयज़ आप लोगों के पास हुए हैं। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो चीज़ों को। ओके, ठीक है। सो वैल्यूज़ को ना, बट क्या है कि ना सिंपल ही रखनी चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशन मुश्किल कर देती हैं फिर वो, ठीक है। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ 5 से 17 पंजे 85, 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पर मुझे 20 बनाना पड़ेगा ऑलरेडी, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 16 हो जाएगा, 16b, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 16b माइनस 17g, ठीक है, 20 हो जाएगा 1400, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, ठीक है। अब आप लोगों से सेकंड इक्वेशन बोली गई है, अ टोटल 90 स्टूडेंट्स फेल, जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं वो 90 हैं, ओके। तो आपको पता है सर, जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का 20% बच्चे फेल हुए थे, एंड गर्ल्स का 15% गर्ल्स फेल हुई थी। तो अगर मैं फेल की बात करता हूँ गाइस, हम टॉक अबाउट फेल, बी का 15% फेल हुए थे अपॉन 100 हो जाएगा, प्लस जी का यहाँ पर सॉरी बी का यहाँ पर बॉयज़ का 20% फेल हुए थे ना, सॉरी यहाँ पर बी का 20% फेल हुए थे, बॉयज़ का 20% फेल हुए थे 20/100, एंड जी का यहाँ पर 15% गर्ल्स फेल हुई थी ना, 15/100। तो आप लोगों के टोटल कितना है गाइस, यहाँ पर 90 है, तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। ओके, 5 से कैंसिल आउट कर लीजिए इसको दोनों को, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, एंड 5 से अगर मैं कैंसिल करूँ 18 पंजे 90, तो अपॉन 100 है, उधर चला जाएगा, तो ये आपका 4b प्लस 3g इज इक्वल्स टू 1500। तो ये 4b प्लस 3g इज इक्वल्स टू 1500 हो गया है ना। ओके, सो आपको यहाँ पर बताना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैट अपीयर फॉर द एग्जाम, यानी b प्लस जी की आप लोगों को वैल्यू बतानी है, b प्लस जी की आप लोगों को यहाँ पर वैल्यू बतानी है। सो इक्वल करके कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या ही है, आप लोग यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल हो जाएगा, ये आपका 4 3 ज़ा 12g हो गया, और ये आपका 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 15 चौके 60 यानी 6000 हो जाएगा। ओके, तो ये प्लस था, माइनस माइनस माइनस, बिकॉज हमें तो ये कैंसल आउट ही करना है ना, तो 29g हो गया। ओके, अगर इसमें से माइनस करूँगा तो आप लोगों का 1400, अगर मैं 6000 में से माइनस करता हूँ तो आप लोगों का 5000 और 4600, ये बड़ा ही अजीब सा नंबर आया यार। एक सेकंड, ये मेरा ठीक है ना, एक सेकंड, 5 से मैं 5 4 20, 5 3 15, 18 पंजे 90 था ना यार, मैंने 15 क्यों लिखा, बोलने के बाद भी 18, क्या करता हूँ मैं। ओके, तो फिर 1800 होगा ना, 18 पंजे 90 बोला, फिर ही 15 लिखा मैंने, 18, तो ये 72 हो गया ना। ओके, अब माइनस कर लीजिए, तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आप लोगों की कितनी आ रही है, 72 है। 1400 अगर मैं 72 में से माइनस करूँगा, यहाँ पर भी देखो माइनस का 29g है। ओके, यहाँ पर भी आप लोगों की वैल्यू माइनस में ही आएगी। और राइट, सो कितना हो गया, 62 और सॉरी 60 और 2 माइनस करोगे 58, यानी g की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 यूनिट। ओके, अगर g की वैल्यू यहाँ पर 2 यूनिट, तो कहीं भी एक जगह आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए, आप लोगों का b की भी वैल्यू आ जाएगी। ओके, जी की वैल्यू आई 200 यूनिट, तो आप लोग कहीं भी वैल्यू पुट कर दीजिए। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ ना,
इधर इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन थोड़ी सस्ती है ना, इस वाली इक्वेशन वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 4b प्लस 3 दूनी 6 यानी 600 इज इक्वल्स टू 1800। ओके, वहाँ ले जाऊँगा 1200 और 4 से कैंसिल करूँगा 4 दिया, यानी b आ जाएंगे 300। ओके, तो b आपका 300 है, g आपका 200 है, आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 300 प्लस 200 500 500, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो वैल्यू पुट करनी है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, सम बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स अपीयर्ड फॉर CGL एग्जाम, 20% ऑफ द बॉयज एंड 16.66% ऑफ द गर्ल्स फेल्ड द एग्जाम। अब देखो आप लोग ना यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर ना थोड़ा छोटा करके दिखाऊंगा ना, बॉयज़ यहाँ पर 20% फेल हुए हैं और गर्ल्स 16.66% फेल हुई हैं। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मेरी बॉयज़ की अगर मैं बात करता हूँ 1/5 आएगी, यानी टोटल बॉयज़ अगर मैं 5x रखता हूँ टोटल बॉयज़, तो फेल्ड बॉयज़ कितने हो जाएंगे। अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ, फेल्ड बॉयज़ ये टोटल बॉयज़ हैं, अगर फेल्ड बॉयज़ हो जाएंगे यहाँ पर 1x, यानी कि पास बॉयज़ कितने हो जाएंगे 4x। इफ़ हम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स गाइज, सो गर्ल्स की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/6, ठीक है, यानी कि टोटल गर्ल्स हो जाएंगी 6x टोटल गर्ल्स। और अगर मैं फेल की बात करता हूँ तो सॉरी वाई रखो ना इसको, यहाँ पर अगर आप लोग x रखते हो तो यहाँ पर y रखो, वरना अगर आप लोग ने x रख दिया यहाँ पर भी तो यानी कि सेम नंबर से काटा गया है, बट एक्चुअली ऐसा तो होता नहीं है ना। तो अगर ये टोटल आप लोग का 6y है तो फेल गर्ल्स हो जाएंगी y एंड पास गर्ल्स हो जाएंगी 5y। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो नंबर छोटे छोटे हैं ना, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। अब आपसे बोल रहा था टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास द एग्जाम इज 75 मोर देन द डेट ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम, यानी कि जो बॉयज़ है ना वो 75 ज़्यादा हैं जो गर्ल्स ने एग्ज़ाम पास किया है उनसे। ओके, यानी कि 4x ज़्यादा है 5y से, कितना 75। ओके, आगे मुझसे बोल रखा है आर टोटल ऑफ 75 स्टूडेंट फेल्ड, टोटल जो है भाई 75 बच्चे फेल हो गए हैं, तो यानी कि ये भी फेल्ड है ये भी फेल्ड है, मीन्स x प्लस वाई की वैल्यू 75 है। ओके, बस। तो फाइंड द टोटल नंबर स्टूडेंट डेट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे बताना है जो अपीयर्ड हुए हैं एग्जाम के लिए, यानी कि आप लोगों को 5x और 6y की वैल्यू बतानी है ना, कैलकुलेट कर लेंगे हम यहाँ से। सो आप लोग कुछ भी इक्वल कर लीजिए, आप लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये आप लोग का 4y हो जाएगा। ओके, ये 75 इंटू 4 हो गया, ठीक है, माइनस 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 कैंसल आउट हो जाएगा आप लोगों का, ये 4y था माइनस माइनस 9y माइनस का। ओके, ये सब प्लस का 75 है और यहाँ माइनस 75 इंटू 4 है, तो माइनस 75 इंटू 3 हो जाएगा आप लोगों का। ओके, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, 3 3 9 हो गया और 15 25 या 75, यानी y की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों का 25। अगर y की वैल्यू 25 है तो आप लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसको। राइट, सो अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 के अंदर, तो y आप लोगों का 25 है, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 माइनस करूँगा 50, ये क्या आया यार, ठीक है, x की वैल्यू 50 आ गई है। तो आप लोगों को टोटल स्टूडेंट्स बताने देना, टोटल बच्चे कितने हैं ना, तो टोटल स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं। सो टोटल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो वो आप लोगों के 5x प्लस 6y हैं टोटल स्टूडेंट्स, 5 इंटू 50 प्लस 6 इंटू 25, 250 प्लस 25 छिक्के 150। ओके, तो ये हो जाएगा 300 400, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 400। राइट, ठीक है, उम्मीद करता हूँ भाई क्लियर हुआ होगा ना आप लोगों को। सॉरी, ओके शिट, एक पिकनिक है ऑर्गेनाइज बाय अ स्कूल, 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स गॉट परमिशन टू गो, यानी कि अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ ना, अगर मैं बॉयज़ की बात करता हूँ तो बॉयज़ के 2/3 को परमिशन मिल गई है, यानी 3 में से 2 को परमिशन मिल गई है। सो अगर मैं परमिशन की बात करता हूँ गाइज, हु गॉट परमिशन इज़ 2x एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 3x। ओके, तो जिनको परमिशन नहीं मिली है, नॉट गेट द परमिशन, नॉट गेट द परमिशन गाइज, दिस इज 3x ओनली x। सो अगर मैं गर्ल्स की बात करता हूँ, ओनली गर्ल्स,
सो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 3 मतलब गर्ल्स ऐसी जो 3/5 ऑफ द गर्ल्स गॉट द परमिशन, यानी 3/5 को परमिशन मिली है, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स यार 5/, मैंने लेट कर लिया है 5/, हो गया। सो 5 में से 3 लड़कियों को परमिशन मिल गई है, यानी परमिशन 3/, हो गई है, और नॉट गेट द परमिशन इज ओनली 2/। ऑलराइट, इसको थोड़ा दूर लिख देता हूँ। Not get the permission is only 2/. So if the total number of boys in the school is 200 more than the number of girls, and the number of girls who went to the picnic is 160 less than the number of boys in who went to the picnic, find the total number of students in the school. So ठीक है, if the total number of boys in the school is 200 more than the total number of girls in the school, भाई जो लड़के हैं स्कूल के अंदर 200 ज़्यादा लड़कियों से, अगर टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने 3x, यानी 3x में से अगर मैं 5/, माइनस कर देता हूँ सॉरी, तो आपके पास यहाँ पर 200 आ जाएगा। ओके, यानी कि जो 2 लड़के हैं वो 200 ज़्यादा हैं लड़कियों से। ओके, if the total number of boys in the school is 200 more than the number of girls, and the number of girls who went to the picnic is 160 less than the number of boys who went to the picnic, यानी कि जो लड़कियाँ पिकनिक पे गई हैं वो 160 कम गई हैं लड़कों से जो पिकनिक पर गए हैं, मीन्स 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 160। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी है, बस इसको सॉल्व करना है आप लोगों को। ठीक है, फाइंड द टोटल नंबर, फाइंड द टोटल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल के अंदर टोटल स्टूडेंट्स आप लोगों को बताने हैं कितने हैं। ऑलराइट, मीन्स आप लोगों को 3x और 5y की वैल्यू बतानी है, मीन्स आप लोग यहाँ से पहले x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। ऑलराइट, तो आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 2 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज 2 3 6, एंड दिस इज 5 2 10 माइनस 10y, 5 3 3 9 माइनस 9y। ओके, सो ये आप लोग का माइनस 10y है, आप लोग का माइनस 9y है, आपका 2 2 400 हो जाएगा, एंड दिस इज 16 3 48 480 हो गया। तो साइन चेंज कर लीजिए आप लोग। ठीक है, प्लस था माइनस, माइनस प्लस, प्लस का माइनस। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट है ही, आप लोग का यहाँ पर माइनस का y हो गया, माइनस y, और इधर में अगर मैं बात करता हूँ माइनस 80, तो y की वैल्यू तो आप लोगों की 80 आ गई है। अगर y की वैल्यू 80 आ गई तो कोई भी इन दोनों इक्वेशन के अंदर किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए आप लोग। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर लेता हूँ ना, चलो कोई भी इक्वेशन पुट कर लो वैसे। तो 2x की मुझे वैल्यू चाहिए, 3 इंटू 8 3 से 24, 160 हो गया, वहाँ पे ले जाऊँगा। सो 2x इज इक्वल्स टू 3 और 400, x की वैल्यू यहाँ पर 200 आ गई है। सो अगर x की वैल्यू 200 आ गई, मुझे यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं ना, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 3 इंटू 200, सो दिस इज 600, और ये हो जाएगा आप लोगों का 5 इंटू 80, 8 5 ज़ा 40 यानी 400। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए हैं वो हो गए 1000। आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। ओके, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक वर्ड है फोटोग्राफ, एक वर्ड है फोटोग्राफ जाए गाइस, जिसके अंदर जो इसकी स्पेलिंग के अंदर ना PH को रिप्लेस करके ना F कर दिया गया है। तो व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स में कितने परसेंटेज का रिडक्शन हुआ है। सो फोटोग्राफ यहाँ पर है। ऑलराइट, तो यहाँ पर ना PH को काट के F कर दिया गया, PH को काट के F कर दिया गया। तो कितने लेटर्स थे यहाँ पर, पहले अगर मैं बात करता हूँ 4 4 8 10 लेटर्स थे। एक बात मुझे 2 का 1 बना दिया गया है, 2 का 1 बना दिया गया है, यानी कि 2 था 1 हो गया, 2 था 1 हो गया है। तो यानी कि आप लोगों का एक लेटर कम हो गया है, मीन्स अब 8 लेटर्स रह गए हैं। ठीक है, व्हाट वुड बी द परसेंटेज रिडक्शन इन द नंबर ऑफ लेटर्स। भाई पहले 10 थे, अब 8 हो गए हैं, कितना कम हो गया, 2 कम हो गया, कितने पर 10 पर, यानी कि 20% का रिडक्शन हो गया है। ऑप्शन बी तो ईजी क्वेश्चन था। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, the total cost of 3 pen and 4 notebooks is 235. If the cost of pen is decreased by 20% and that of notebook is increased by 10%, then the cost of 2 pen and 3 notebook will be इतनी हो जाती है। ओके,
इतनी हो जाती है। व्हाट विल बी द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7 पेन एंड 5 नोटबुक। देखो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है ये, क्वेश्चन बढ़िया इन द सेंस कि आप लोगों की कैलकुलेशन यूज़ होगी इसके अंदर। ओके, कैलकुलेशन यूज़ होनी मांगती है इधर। ओके, तो एक सेकेंड, थ्री पेन प्लस 4 नोटबुक की जो कॉस्ट है वो 235 है। ओके, पेन की कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है 20% से। ओके, लेट से कि अभी पेन की कॉस्ट पी ही है। ओके, अभी पेन की कॉस्ट पी ही है, 20% से डिक्रीज हो जाती है, यानी कि 80% रह जाती है। पी का 80% कितना हो जाएगा, 0.80 हो जाएगा, यानी 3 का 0.80% इसकी कॉस्ट रह गई है। ठीक है, 0.8 हो गया है ना। एंड जो आप लोग की जो नोटबुक है 10% से इंक्रीज हो गई है, यानी कि एन का 110% हो गया है, यानी 4, ठीक है, 4 इंटू 1.1 एन हो गया। ओके, सो जब ये होता है ना, इसकी जो कॉस्ट है वो 20% से डिक्रीज हो जाती है, 10% से बढ़ जाती है। ओके, तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 3 नोटबुक है ना वो 172 हो जाती है। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर ना 3 मत करो आप लोग, इसको ना मैं अगेन दोबारा लिख देता हूँ। फिर ना ये पेन की जो कॉस्ट है ना, 2 पेन की जो कॉस्ट है उसमें मतलब देखो, अगर मैं इसको सिंपल भाषा में लिखूँ तो पहले जो प्राइस था वो पी था पेन का, और एन का एन था। पेन की कॉस्ट पी थी और एन की कॉस्ट एन थी। बाद में 20% से डिक्रीज हो गई, यानी कि 80% रह जाती है। तो बाद में जो इसकी जो प्राइस कॉस्ट हो जाती है ना पेन की, वो पी का 0.8 हो गया, और जो नोटबुक है वो 10% से इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 110% हो जाती है, यानी कि जो नोटबुक है वो एन इंटू 1.1 हो गई है। तो 2 पेन और 3 नोटबुक की कॉस्ट ना वो 172 हो जाती है, यानी कि 2 इंटू 0.8 पी प्लस 3 नोटबुक ना 3 इंटू 1.1 एन आप लोग की 172 हो जाती है। ओके, 8 टू द 16 यानी कि 1.6 आ जाएगा, 8 टू द 16 1.6 आ गया आप लोगों का, 1.6 पी, और ये आप लोग का 3.3 एन हो गया। पॉइंट हटाओगे आप लोग यहाँ से, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि 16 पी प्लस 33 एन इज इक्वल्स टू 1720 हो गया है। ऑलराइट, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ तो 3p ये आपकी इधर आ गई है, और ये आपकी प्लस 4n इज इक्वल्स टू 235। ऑलराइट, बस कैलकुलेशन है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, बस आपको p और n की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 7 पेन और 5 नोटबुक ये आप लोगों को बताना है। सो कर लीजिएगा यार, मतलब अभी मेरे को इसके अंदर टाइम लगेगा ना। ठीक है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, फिर वही चीज़ें जो अब तक यहाँ पे करी है हमने, सेम। ओके, बाकी मैं एनोटेड में आप लोगों को पूरा कंप्लीट लिख के दे दूँगा ना। ठीक है, दे आर वाई येलो मार्बल्स एंड बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स, बिकॉज अभी क्लास अभी 30% ही हुई है, मैं सीरियसली बताऊँ, सॉरी 40% ही हुई है अभी क्लास, अभी रहते हैं क्वेश्चंस काफ़ी। चलो ये रहने दो। वाई येलो मार्बल्स हैं, बी ब्लू मार्बल्स हैं, वही ज़्यादा लाइट है। वाई येलो मार्बल्स हैं, बी ब्लू मार्बल्स इन अ बॉक्स। 18% ऑफ येलो मार्बल्स वर एडिड टू 24% ऑफ ब्लू मार्बल्स एंड टोटल वॉज 30 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 18% येलो मार्बल्स का और 24% ब्लू मार्बल्स का अगर मैं ऐड करता हूँ तो टोटल आप लोग का 30 हो जाता है। यस, लेट्स से कि येलो मार्बल्स वाई हैं और ब्लू मार्बल्स बी हैं। ठीक है, येलो मार्बल्स वाई हैं, ब्लू मार्बल्स बी हैं। वाई का 18%, यानी कि 18% कितना हो जाएगा, 0.18, और वर एडिड 24% ऑफ ब्लू मार्बल्स, ब्लू का 24% यानी 0.24। तो ये जो हो जाता है ना टोटल 30 हो जाता है। ओके, ये टोटल 30 हो गया। पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, 2 0 यहाँ लग जाएगा। 6 × 18, 6 × 24, 6 × 5 30, तो आपका 3y प्लस 4b
इज इक्वल्स टू 500 हो गया। ओके, आगे आपसे बोल द 3 टाइम्स द नंबर ऑफ येलो मार्बल एक्सीड द 2 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स बाय 200, यानी 3 टाइम्स द येलो मार्बल्स एक्सीड कर रहा है 2 टाइम्स नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। कितने से? 200 से। तो रेशियो ऑफ वाई और बी, वही चीज़ सेम चीज़ अब यहाँ पर भी करनी है। वाई और बी का रेशियो निकालना है आप लोगों को, ठीक है। सिंपली यहाँ पर आप लोग, मतलब यहाँ तो वाई सेम ही है ना, सेम या सेम, साइन ही चेंज कर दीजिए फिर, माइनस प्लस माइनस 6b इज इक्वल्स टू 300, 6 5 30, यानी b की वैल्यू आ जाएगी 50। किसी के अंदर भी पुट कर दीजिए, अगर b की वैल्यू 50 है यानी 3y माइनस 2b इज इक्वल्स टू 200। b की वैल्यू अगर 50 है तो आप लोग यहाँ पर 50 पुट करोगे, 5 2 10 100 हो गया, माइनस का मीन्स 3y इज इक्वल्स टू 300। सो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 100। सो यहाँ पर y का b से रेशियो बताना है, y का रेशियो बताना है b से, 100 डिवाइड बाय 50, 2:1 है। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 2 पेपर्स A and B, द मैक्सिमम मार्क्स इन ईच ऑफ द 2 पेपर वॉज 10, ठीक है। हाउ एवर द वेटेज असाइंड टू पेपर A and B इन द रेशियो 2:1। ओके, जोनाथन 8 स्कोर करता आउट ऑफ 10 इन पेपर ए, ओवरऑल जो है 70% एग्जामिनेशन में उसके आते हैं, ठीक है। देखो, अगर मैं पेपर ए और बी की बात करता हूँ तो इनकी वेटेज 2:1 में है, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूँ जोनाथन, पेपर ए के अंदर 8 स्कोर करता है 10 में से, ठीक है। तो 8/10 80% हो गया, 80% इसके अंदर स्कोर करता है। अच्छा, बी के अंदर कितना स्कोर करता है? बी के अंदर मुझे ये बताना है। बट ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ ना, ओवरऑल 70% स्कोर करता है एंड ओवरऑल 70% इन एग्जामिनेशन, ओवरऑल 70% स्कोर करता है। तो बी का मुझे बताना है, बी ने कितना, बी के अंदर उसने कितना स्कोर किया है। ओके, तो 10%, एक यूनिट की वैल्यू अगर 10% है तो यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 10% से, तो हो जाएगा 20%, तो हो जाएगा 50%, ठीक है। तो बी के अंदर उसने कितना स्कोर किया? 50%। बट मुझे बताना आउट ऑफ 10, तो 10 का 50% कितना हो जाएगा गाइस? 10 का 50% 5 ही हो जाएगा ना, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास गेव 3 इन एग्जामिनेशन, द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय हिम इन 3 एग्जामिनेशन इज 3 5 6। द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द 3 एग्जामिनेशन इज इतना 7 11 10। इफ ही स्कोर्ड 50% इन मार्क्स इन टोटल, देन इन हाउ मच एग्जामिनेशन हैज ही स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 50%। ओके, तो विकास 3 एग्जामिनेशन देता ना, ठीक है, जिसके अंदर जो रेशियो है तीनों एग्जाम का वो 3 5 6 है। ओके, तीनों एग्जामिनेशन के जो, मतलब तीनों एग्जाम के अंदर उसने जो स्कोर किया है मार्क्स, ठीक है, मार्क्स स्कोर किया है वो उसका रेशियो है 3 5 6। एंड जो मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो तीनों एग्जाम के अंदर, लेट्स से कि अगर ए बी सी 3 एग्जाम उसने दिए, तो जो मैक्सिमम मार्क्स का रेशियो वो 7:11:10 है। अब उसके अंदर ना उसने 3 5 6 रेशियो के अंदर स्कोर किया है। ओके, एंड टोटल वो 50% स्कोर कर पाता है, इन तीनों का टोटल 50% स्कोर कर पाता है। यानी कि अगर ये टोटल मार्क्स कितने हो गए, 18 और 10 28, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलती करूँगा मैं, द रिस्पेक्टिव रेशियो ठीक है 7 11 10 है, ठीक है। तो अगर वो टोटल 28, यहाँ पर उसके टोटल मार्क्स 28 है ना, तो 28 का अगर वो 50% स्कोर करता है ओवरऑल, तो यानी कि 14 यूनिट वो स्कोर कर रहा है। बट वो स्कोर किस रेशियो में कर रहा है? इस 14 को उसने किस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है? 3 5 6 के अंदर, 6 के अंदर।
तो 6, 5, 11 और 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू 14 ही है। ओके, 14 यूनिट की वैल्यू गाइस 14 ही है। तो 3 की 3 हो जाएगी, 5 की 5 हो जाएगी, 6 की 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि भाई इन हाउ मैनी एग्जाम हैज़ स्कोर्ड मोर देन 50%। तो भाई कितने ऐसे एग्जाम है जिसके अंदर उसने 50% से ज़्यादा स्कोर किया है। अगर इसका मैं 50% की बात करता हूँ तो 3.5 हो जाएगा। इसके 50% की बात करता हूँ तो 5.5 हो जाएगा। इसके 50% की बात करता हूँ तो 5 हो जाएगा। तो कितने ऐसे एग्जामिनेशन के अंदर 50% ज़्यादा स्कोर किया है? ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, सिर्फ यही है, ओनली वन एग्ज़ाम। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे तो सेम ही क्वेश्चन है ना। एक विकास गेव 3 एग्जामिनेशन, द रिस्पेक्टिव रेशियो स्कोर्ड बाय हिम इन 3 एग्जामिनेशन इज 356। इस रेशियो में उसने स्कोर किया है, और जो टोटल मार्क्स है पूरे एग्जामिनेशन के इस रेशियो के अंदर, अगर वो 50% स्कोर करता है टोटल का, तो हाउ मैनी एग्जामिनेशन हैज़ ही स्कोर्ड मोर देन, कितने एग्जामिनेशन है जिसके अंदर उसने 50% से ज़्यादा स्कोर किया है। ओके, सो एक सेकेंड, कितने ऐसे एग्ज़ाम होंगे जिसके अंदर उसने 50% से ज़्यादा स्कोर किया है। तो अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की अगर मैं बात करता हूँ, 5, 7, 8 हो गए इसके यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स। ओके, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 7, 6, 8, 7, 15, 20। ओके, टोटल वो 50% मार्क्स स्कोर करता है ना, यानी कि 10 यूनिट मार्क्स वो टोटल स्कोर करता है। ओके, अगर ये जो है ना, ये जो मार्क्स उसने स्कोर किया वो इस रेशियो के अंदर स्कोर किया है ना, यानी कि 3, 5 और 6 रेशियो के अंदर स्कोर किए हैं। तो इस 10 को ना मैं 3, 5, 6 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लूँ, 6, 5, 11, 6, 5, 11, 3, 14। तो 14 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/14। तो 33 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30/14। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50/14। एंड 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/14। ओके, तो 14 2 28 पॉइंट समथिंग, 14 2 28, 2 0, फिर 14 1 14, 2 पॉइंट समथिंग, 2.1 आ जाएगा इसके अंदर। 14 3 42, 8 0 और 14 5 70, 5 आ जाएगा। एक सेकेंड, भाई पेन सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, 14 5 70, यानी 5 पॉइंट समथिंग ऊपर की तरफ ही जाएगा ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो 14 चौके 56, मतलब 5.56, 4 0 और 14 2 यानी 4.2 समथिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर बताना भाई 50% से ज़्यादा स्कोर कहाँ पर किया गया है ना, 50% से ज़्यादा स्कोर कहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर इसका 50% की बात करता हूँ 2.5 है, इसका 50% 3.5 है, इसका 50% 4 ही है। तो आप लोग देख पा रहे हो 50% से कम है, ये नहीं होगा, ये 50% से ज़्यादा है, बिकॉज 3.5 समथिंग ऊपर की तरफ ही जा रहा है, यहाँ पर भी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, सेम क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स एंड गेट फेल्ड बाय 32 मार्क्स। ठीक है, अगर वो 36% मार्क्स स्कोर करता है और 32 मार्क्स से फेल हो जाता है, बट वैन ही स्कोर्ड 48% मार्क्स और पास हो जाता है 64 मार्क्स से, तो फाइंड द पासिंग परसेंटेज। आप लोगों को यहाँ पर पासिंग परसेंटेज बताना है कितना होगा। ओके, लेट्स से कि ये रहा भाई इसका पासिंग परसेंटेज। एक सेकेंड, पासिंग परसेंटेज ये रहा, 36% मार्क्स स्कोर करता है, अगर वो 32 मार्क्स और स्कोर कर लेता ना तो पास हो जाता। यहाँ पर वो 48% मार्क्स स्कोर करता है और पासिंग मार्क्स से 64 नंबर ज़्यादा लेके आता है, यानी कि अगर वो 64 नंबर कम लेके आया ना तब जाके वो पासिंग मार्क्स पर आ जाएगा। ओके, यानी कि इन दोनों के बीच का जो परसेंटेज के अंदर गैप है वो कितना है गाइस? 8 4 12% है। बट नंबर्स के बीच में कितने का गैप है? यहाँ से यहाँ तक कितना ट्रैवल करना पड़ेगा? अगर उसको नंबर्स के अंदर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करना पड़ेगा तो कितना ट्रैवल करने का पड़ेगा? 6 3 9 और 4 2 6, 96। 12% 96 के इक्वल है। फाइंड द पासिंग परसेंटेज। आप लोगों को पासिंग परसेंटेज बताना है ना कितना हो, क्या होगा। तो देखो, अगर मैं 32 की वैल्यू निकाल के इस 36% के अंदर ऐड कर दूं तो आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हो।
मीन्स अगर आप लोग इसको 3 से डिवाइड कर देते हो तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करोगे, 3 with 3 3 2 6, यानी 32 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों को 4%। तो आप लोग यहाँ पर 4% ऐड कर लीजिए, 36 और 4 40% हो गया। आप लोग पता है अगर इसको ऐसे दिक्कत हो रही है आप लोगों को, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि सर अगर वो 36% मार्क्स लेके आता है तो वो फेल हो जाता है 32 मार्क्स से। मीन्स अगर वो पासिंग मार्क्स पर पहुंचना चाहता है तो 32 ऐड कर देगा। इसी तरीके से अगर वो 48% मार्क्स लेके आता है तो पास हो जाता है 64 मार्क्स से, यानी कि अगर वो 64 कम कर देगा तो तब जाके वो पास हो जाएगा। तो बस वही 36 इधर आ जाएगा 12%, 64 उधर चला जाएगा 96। तो आप लोग ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन, एक टेस्ट के अंदर है, एक इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गोट्स 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25% मार्क्स। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स और सिक्योर्ड 25% मोर मार्क्स देन द एसेंशियल मिनिमम मार्क्स। ठीक है भाई, तो एक बच्चा है वो 30% मार्क्स लेके आता है और फेल हो जाता है 25 मार्क्स से, यानी कि अगर वो 25 नंबर और ले आता है तो वो पासिंग मार्क्स हो जाते हैं, उसके पासिंग मार्क्स पे आ जाता है वो। एक अनदर बच्चा है, बी स्टूडेंट है, वो 40% मार्क्स लेके आता है और वो 25% ज़्यादा स्कोर करता है मिनिमम पासिंग मार्क्स से, यानी कि जो भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है ना उससे 25%, यानी कि जो 40% है ना उसका, वो पासिंग मार्क्स का 125% है। ओके, जो उसके 40 नंबर है वो पासिंग मार्क्स का 125% है, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, ओके, तो अब आपको पता सर जो इसका 40% है वो पासिंग मार्क्स का 25% ज़्यादा है ना एसेंशियल मिनिमम पासिंग मार्क्स से, तो 125% हो गया। तो पासिंग मार्क्स हैं कितने, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो सर 30% प्लस 25 और ये मेरा 125/100 हो गया। ओके, इसको परसेंटेज हटाओगे अपॉन 100 आ जाएगा। आप लोग एक सेकेंड, सॉरी रेज सिलेक्ट नहीं हो रहा। हाँ जी, हाँ, ये 40% है ना। ओके, तो आप लोग इसको सोल्व कर लीजिए। 5 5 25, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 8 40, 8% हो गया। ओके, अगर यहाँ पर 8 चौक 32%। ओके, 30% प्लस 25 हो गया, 2% की वैल्यू आ गई है 25। ओके, 2% की वैल्यू आ गई है आपकी 25 यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है मैक्सिमम पास मार्क्स फॉर द टेस्ट। मैक्सिमम पास मार्क्स, देखो यहाँ पर ना मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा, मिनिमम पूछा जाएगा। मैक्सिमम तो खुद 100% ही हो गया, तो फिर फ़ायदा ही क्या है, वो क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आप 30% की वैल्यू निकाल दीजिए, फिर उसके अंदर 25 ऐड कर दीजिए। ओके, तो अगर मैं 15 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 दूनी 30% और 15 दूनी 30, 15 25 75, 375 हो गया, 375। तो ये 375 की वैल्यू है। 375 के अंदर मैं 25 अगर ऐड कर लेता हूँ तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएगा 400, मिनिमम पासिंग मार्क्स 400। ऑलराइट, एक स्टूडेंट है, स्कोर करता है 40% मार्क्स, ठीक है, शी फेल्स बाय 10 मार्क्स एंड बट शी स्कोर 52% मार्क्स, शी पास बाय 25 मार्क्स। ओके, तो एक स्टूडेंट है वो 42% मार्क्स स्कोर करती है और 10 मार्क्स से फेल हो जाती है, यानी 10 अगर को स्कोर करती है तो पास मार्क्स आए थे। बट वैन शी स्कोर 52% मार्क्स, शी पास बाय इतना। बट अगर वो 52% मार्क्स स्कोर करती है तो 25 नंबर ज़्यादा ले आती है, यानी अगर 25 नंबर में कम कर दूँ तो पास मार्क्स पर आके खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर पास मार्क्स मुझे बताना है ना, मीन्स 10% इज इक्वल्स टू 35 है, तो पास मार्क्स मुझे बताना है 42% प्लस 10 कर दूंगा ना मैं, 1% की वैल्यू हो जाएगी 3.5, तो 42% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 42 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर 42 से, तो 42% की वैल्यू इधर आ गई है 3.5 डिवाइड बाय, मतलब वो ये 10
इंटू 42, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 2 से अगर मैं कैंसिल करूँगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 21 7 147, ओके। तो 10 ऐड कर दूंगा, अब 42% की वैल्यू आ गई 147, 147 के अंदर 10 ऐड करूँगा 157 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टेस्ट है, इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गोट 39% मार्क्स एंड पास बाय 12 मार्क्स, इन सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गोट 27% मार्क्स और 25% मार्क्स लेस मार्क्स देन द एसेंशियल पासिंग मार्क्स, तो फाइंड द मैक्सिमम पास मार्क्स। देखो मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा ना, ये सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने किया था, सेम इसकी तरह क्वेश्चन है ये, ओके। एक स्टूडेंट है 39% मार्क्स एंड स्कोर करता है एंड पास बाय 12 मार्क्स, 12 मार्क्स से वो पास भी हो जाता है, ठीक है, यानी कि 39% मार्क्स स्कोर करता है, अगर 12 मार्क्स अगर मैं कम कर दूंगा तो बिल्कुल पासिंग मार्क्स पर वो आ जाएगा, ओके। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट है, वो 27% मार्क्स स्कोर करता है और 25% मार्क्स कम लेके आता है एसेंशियल पासिंग मार्क्स से, ठीक है, यानी वो 27% स्कोर कर रहा है, तो जो उसके मार्क्स है ना पासिंग मार्क्स से 25% कम है, यानी कि जो पासिंग मार्क्स है वो उसका 75% है ओनली, ओके। तो 27% पासिंग मार्क्स कितने भाई 39% माइनस 12 75/100, पच्चीस दिया 75, 25 चौके 100, 3 से कैंसिल करूँगा 3 9 से 27, 9 चौक 36, 36% इज इक्वल्स टू 39% माइनस 12, तो इधर हो जाएगा, यानी कि 3% इज इक्वल्स टू 12 हो गया, ओके। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोगों को बताना है ना, मिनिमम पासिंग मार्क्स, ओके। तो 39% में से 12 माइनस कर दूंगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएगा, यानी कि 13 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 13 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा, 13 तिया 39%, 13 से मल्टीप्लाई 13 एकम 13 दूनी 26, तो 156 हो गया। अगर ये 156 है तो 156 में से आप 12 माइनस कर दीजिए, 144 आंसर, ओके, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स ही बताने थे ना। आपसे बोलेगा ए हैज़ सम कॉइन्स, ए के पास कुछ कॉइन्स है, ही गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन्स एंड टू मोर टू बी, ठीक है, वो कुछ कॉइन्स दे देता है और 2 कॉइन, मतलब वो अपने आधे कॉइन और 2 कॉइन बी को देता है। अब बी के पास जो भी कॉइन रहे होंगे ना वो उसके आधे कॉइन और 2 कॉइन सी को देता है। अब सी के पास जितने भी कॉइन्स रहे होंगे ना वो अपने आधे कॉइन और 2 कॉइन डी को देता है। अब डी के पास जितने भी कॉइन है वो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, आपको पता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर आपका 10 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात रही डी की। अब जैसे कि ए के पास लेट से कि एक्स कॉइन्स थे, ठीक है, ए ने अपने कॉइन का आधा कॉइन बी को दे दिया और 2 और कॉइन दे दिए। अब ये बी के पास कॉइन है, अब ये जो कॉइन्स है बी के पास है। अब बी ने क्या किया, बी ने इसका जो भी उसके पास कॉइन्स थे उसके आधे कॉइन्स और 2 कॉइन सी को दे दिया। अभी सी के पास कॉइन्स है, अब सी ने क्या किया उसका जो आधे कॉइन्स है और 2 कॉइन डी को दे दिए। अभी डी के पास कॉइन्स है, अभी जो फाइन ये पूरा जो बन के आया डी के पास कॉइन्स है ना, डी के पास, और डी के पास एक्चुअल में कितने कॉइन्स है गाइज 10, ठीक है, डी के पास एक्चुअल में कितने कॉइन्स है 10। तो बस आपको यही वैल्यू बतानी है, ओके। सो 2 वहाँ पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा 8 और 8 टू द 16, जैसे ये प्लस का 2 है इधर चला जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, ये डिवाइड में 2 इधर चलने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8 टू द 16 हो गया। प्लस 2 है गाइज, माइनस 2 हो जाएगा, मीन्स आ जाएगा यहाँ पर 14, 14 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 14 2 से आपका 28 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा आप लोगों का 26 हो जाएगा, एंड 26 को ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा ऊपर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 52। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फ्रूट सेलर है, सेल्स करता है 45% ऑफ द ऑरेंजेस एंड दैट ही हैज़ अलोंग with 1 more oranges to the customer. He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to the second customer. फिर वो 90% सेल कर देता है
और रिमेनिंग का 1 था, तीसरा 3 ऑरेंजेस और दे देता है। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 ऑरेंजेस बचे हैं ना, तो शुरुआत में उसके पास कितने ऑरेंजेस थे ये मुझे यहाँ पर बताना है। ओके, सो एक फ्रूट सेलर है, 45% ऑरेंजेस सेल करता है ना, एंड 1 ऑरेंज टू कस्टमर को देता है। एक बात मुझे बताओ, एक फ्रूट सेलर था, उसके पास 100% अगर ऑरेंजेस थे, उसने 45% दे दिए, तो अब उसके पास 55 ऑरेंजेस बचे हैं, 55%। और उसमें 55% में से भी ना उसने एक ऑरेंजेस और दे दिया, यानी कि अब उसके पास एक, अगर उसके पास देखो 55% ऑरेंजेस रिमेनिंग रह गए थे, अब रिमेनिंग में से भी उसने एक ऑरेंजेस और माइनस कर दिया, यानी कि अब उसके पास टोटल इतने रिमेनिंग रह गए हैं। लेट्स से कि अगर फ्रूट सेलर के पास भाई एक्स ऑरेंजेस थे, ठीक है, उसके पास 45% देने के बाद उसके पास 55% ऑरेंजेस रह गए थे। अब उसमें भी ना उसने एक ऑरेंज और दे दिया, तो अब उसके पास इतने ऑरेंज रिमेनिंग रह गए, ठीक है। देन अब उसने क्या करा भाई, जो भी उसके पास रिमेनिंग रह गए थे उसका 20% और उसने सेल कर दिया। अच्छा, अगर देखो 20% सेल कर दिया तो रह कितना गया, 80%। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 4/5 होती है। अब इस रिमेनिंग में से भी ना उसने 2 और ऑरेंजेस दे दिए कस्टमर को, यानी कि 2 ऑरेंज और कम हो गए उसके पास से। अब उसके पास जो और रिमेनिंग रह गए हैं, अब यहाँ पर जो रिमेनिंग रह गए हैं इतने, अब जो रिमेनिंग रह गए हैं ना उसका उसने 90% सेल कर दिया, यानी कि अब रिमेनिंग का कितना रह गया, 10% रह गया है। अब उस 10% में से भी ना उसने 3 ऑरेंज और दे दिए, और 3 ऑरेंजेस कम हो गए हैं। तो फाइनली उसके पास कितने ऑरेंजेस बचे हैं, 5 ऑरेंजेस बचे हैं ना। फाइनली उसके पास गाइस 5 ऑरेंजेस यहाँ पर रिमेनिंग रह गए हैं। ओके, तो 3 का यहाँ पे चला जाएगा भाई, 8 हो जाएगा, -3 है, +3 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो गया, और 8 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 80 हो जाएगा। 80 + 2 आप लोगों का 82 हो गया है। 82, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 5 3 8, उसके पास 5 ऑरेंजेस लेफ्ट रहते हैं ना, ठीक है। 5, एक सेकेंड, थर्ड कस्टमर एंड स्टिल हैव 5 ऑरेंजेस, ठीक है। 90% सेल कर दिए, 20% सेल कर दिए, 80 रह गए, 45 सेल कर दिए, ठीक है। ओके, करते हैं ना। तो 3 हो गया यहाँ पर, 8 80, और 80 82 को 4 से डिवाइड करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 21 पंजे 105 डिवाइड बाय 2, और लेट फिर यहाँ पे +1 हो जाएगा, एंड इंटू 100 डिवाइड बाय 55। यार ये कैसा अजीब सा बन के आ गया है। 2 1 = 2 हो जाएगा, ये आपका 107 डिवाइड बाय 2। ये यार कुछ कैलकुलेशन में यहाँ पे मतलब क्या कुछ गलती करी है मैंने। 1 more orange to a customer, he sells 20% of the remaining oranges, okay. And 2 more oranges to second customer, ठीक है। he sells 90%। एक बार मैं दोबारा इसको लिखता हूँ ना, ठीक है, अगेन इसको एक बार लिखते हैं, पता नहीं क्या ही गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। he then sells 90% of the now remaining oranges to the third customer। अरे यार वहाँ पर 3 ऑरेंजेस वो देता ही नहीं है, मैंने 3 माइनस कर दिया था, शिट। चलो देखते हैं जल्दी जल्दी। अब 55% मुझे मिस्टेक पता चल गई है, 55% ऑरेंजेस उसके पास रह गए थे, एंड 1 more ऑरेंज वो देता है, यानी कि अब एक ऑरेंज कम हो गया, ओके। ही देन सेल्स 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑरेंजेस, यानी कि 80% रह गए हैं, और 2 ऑरेंज और वो दे देता कस्टमर को, यानी कि अब इतने रह गए हैं। अब ही सेल्स 90%, यानी कि इसका 10% है वो रह गया, 1/10 ऑफ द 90% ऑफ द नाउ रिमेनिंग ऑरेंजेस टू थर्ड कस्टमर, एंड अब उसके पास यहाँ पर 5 ऑरेंजेस रह गए हैं, ठीक है। ये था यहाँ पर 3 वो कम नहीं करा उसने, गलत पढ़ लिया था मैंने, ओके। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा 50 हो जाएगा, फिर ये आपका +2 करके 52 हो गया, 52 को 13 चौके 52, और 5 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगा 65 हो गया, -1 है, +1 हो गया, तो 66 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 55 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू 66। 5 से 11 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 पर जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करूँगा 6 पर जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू हो जाएगी 120। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। ओके क्लियर है, आगे बढ़े। यस सो एक फ्रूट सेलर है, हैड सम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ही सोल्ड 25% ऑफ एप्पल टू अ पर्सन एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग पर्सन टू बी एंड 45 एप्पल लेफ्ट रहते हैं। सिमिलरली ही सोल्ड 60% ऑरेंजेस। ओके he sold 35%, एक सेकेंड यार ये क्या है, 35% ऑरेंजेस टू ए एंड 80 ऑरेंजेस टू बी एंड हैड 15% ऑरेंजेस लेफ्ट, 15% ऑरेंजेस लेफ्ट होता है। दैन द टोटल नंबर, यार ये सेम ही क्वेश्चन है वैसे उसकी तरह। लेट्स से कि उसके पास ए एप्पल थे, 25% एप्पल सेल कर देता है ना, ठीक है, 40% ऑफ द रिमेनिंग टू बी। अच्छा उसके पास कुछ ए एप्पल थे, उसने 25% ए को सेल किए और 40 जो बच गया उसका रिमेनिंग बी को सेल किया, और उसके पास 45 एप्पल रह गए हैं। ऑलराइट ठीक है, 45 एप्पल उसके पास रह गए ना। इसको कौन सा आसान तरीका रहेगा इसको करने का, अभी मेरे दिमाग में लंबे लंबे मेथड आ रहे हैं। चलो करते हैं ना, नंबर इक्वेशन बना के करते हैं। लेट से ए एप्पल है और बी ऑरेंजेस हैं यहाँ पर। ओके ओ ऑरेंजेस कर लेते हैं ना, ठीक है। ही सोल्ड 25% ऑफ द एप्पल टू ए, यानी कि एप्पल को ना एक्स और वाई लिख लेता हूँ मैं, एक्स एंड वाई, एप्पल और ऑरेंजेस का एक्स और वाई, ठीक है। लेट से कि 100 ये थे, एक सेकेंड, अरे इरेजर बन जा भाई। लेट से कि 100 एक्स एप्पल थे गाइस और 100 वाई ऑरेंजेस थे। 25% ऑफ द एप्पल वो ए को सही कर देता है, यानी 100 का 25% ए को मिल जाता है ना, और 40% ऑफ द रिमेनिंग, यानी इसका भाई रिमेनिंग कितना हो जाएगा 60%, 60 का 40% बी को मिल जाता है। इसका 40% कितना हो गया गाइस, 6 चौक 24, यानी 24 एक्स मिल जाता है बी को। अब उसके पास कितना रह गया, 45 एप्पल रह जाते हैं उसके पास, ठीक है। तो 45 एप्पल उसके पास रह जाते हैं, 24 में से इतना निकल गया ए को, इतना निकल गया बी को, तो कितना रह गया उसके पास 49 उसके पास निकल गया, तो 51 एक्स रह गए हैं विच इज़ इक्वल्स टू 45 ओके एप्पल्स, ठीक है। सिमिलरली ही सोल्ड 35% ऑरेंजेस टू ए, यानी कि 35 वाई और ए को मिलते हैं, एंड 80 ऑरेंजेस टू बी एंड हैड 50% ऑरेंजेस लेफ्ट, यानी ऑरेंजेस उसको और बी को 80 ऑरेंजेस मिलते हैं। ओके यहाँ पे सीधा सीधा बी का नंबर दे देते हैं भाई, बी को 80 ऑरेंजेस मिलते हैं और 15% ऑरेंजेस उसके पास रह जाते हैं, 15% और 15% ऑरेंजेस उसके पास लेफ्ट रह जाते हैं। ओके अब यहाँ पर ये नहीं बोलेगा भाई रिमेनिंग का 15% क्या है क्या नहीं, तो यहाँ पर सिंपल बोल दिया भाई 15% रह जाते हैं, यानी कि लेफ्ट जो रह गए हैं ना वो 15 वाई रह गए हैं। तो बी को कितने ऑरेंजेस मिले होंगे, 40 और 50, ये 50 हो गया है, तो यानी कि 50 वाई बी को मिले होंगे, बी को कैसे। तो यहाँ पे मुझे बताना फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल और टोटल नंबर ऑफ एप्पल और ऑरेंजेस बताने हैं कितना होगा, यानी कि 100x और 100y की मुझे वैल्यू बतानी है। ओके बस ये कैलकुलेशन मैंने ठीक किया ना, 25x हो गया एंड 40% ऑफ द रिमेनिंग टू बी, फिर 6 4 24, यस ठीक है, ठीक ही है। तो 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करूँगा तो 3 15 3 15 35 17 51, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15/17, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यार 100x, ये पता नहीं क्या गलती कर दिया मैंने इसके अंदर लिटरली सीरियसली। अगर देखो 50y की वैल्यू 80 है तो 100y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 दूनी 16, 160। ऑरेंजेस तो मेरे पास आ गए हैं 160, ये एप्पल्स का क्या झोल है, नंबर्स में तो कुछ गलती नहीं है, शेष 40% सेव
बी व्यक्ति बी को बेचे जाते हैं। 40% क्या? ओहो 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 ओहो, मतलब देख रहे हो दिमाग क्या चलता है मेरा, कुछ भी। अब ज़्यादा टाइम हो गया ना, इसलिए ज़्यादा चल रहा है। पता नहीं वो 60 क्यों सोच के, क्या सोच के मैंने लिख दिया। एक सेकेंड, देखो 25 अगर निकल गया तो रिमेनिंग कितना रह गया? अगर मैं रिमेनिंग की बात करता हूँ 75 का 40% यार, है ना। 10% अगर आपका इतना होता है 75 का 40, 7 चौक 28 5 4 से 20, 30 है ना। 30x यहाँ पर बी को मिलता है। ओके, तो रिमेनिंग कितना रह गया? अगर मैं रिमेनिंग की बात करता हूँ यहाँ पर, रिमेनिंग ये आपका कितना हो गया 55, रिमेनिंग आपका 45 रह गया, 45x। अब 45 की वैल्यू ही 45 है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई। 100x की वैल्यू 100 हो जाएगी, 100x की वैल्यू यहाँ पर 100 हो गई। ओके, तो अगर 100x की वैल्यू 100 है, 100y की वैल्यू यहाँ पर 160 है, तो 100x प्लस 100y हो जाएगा आप लोगों का 100x है गाइज आप लोगों का 100, और 100y है आप लोगों का 160, तो ये आपका 260 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी डे अ मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक एंड 10% ऑफ द स्टॉक ओवरनाइट गेट्स स्पॉइल्ड। 10% ओवरनाइट स्पॉइल्ड रहता है। अगर उसके पास 132 मैंगो रोटेड खराब हो जाते हैं ओवर 3 नाइट्स, है ना। हाउ मैनी डिड ही स्टार्ट ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि उसके पहले दिन कितने मैंगो थे? लेट्स से उसके पास x मैंगो थे पहले दिन ही। ओके, एवरीडे मैंगो हाफ सेल्स हाफ ऑफ द स्टॉक, यानी आधा उसके पास अगर वो सेल कर देता है, आधा सेल कर देता है, तो रिमेनिंग उसके पास आधा रह जाएगा, यानी x का इतना रिमेनिंग रह गया। अब उसमें से ना 10% खराब हो जाते हैं ना। अगर देखो 10% खराब हो गए हैं तो 90% उसके पास रह गए हैं रिमेनिंग का सही, यानी ये जो उसके पास रिमेनिंग रह गया इसका 90% अभी सही रह गए हैं। अब दूसरी नाइट को क्या होता है, फिर वो अब मतलब नेक्स्ट डे क्या करेगा सेल कर देगा, आधे आधे बचेंगे, फिर आधे के 10% खराब हो जाएंगे, यानी 90% रह जाएंगे। फिर वही सेम चीज़ होगी भाई, अगले दिन वो आधे सेल कर देगा जो रिमेनिंग रह गए हैं, और उसके 90% मतलब 10% खराब हो जाएंगे, यानी 90% रह जाएंगे, ये इतना है। और इसकी वैल्यू है 1322। ओके, बस यार इसको सोल्व कर लेना आप लोग, है ना। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आप लोगों का होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मंकी कवर 62.5 ऑफ अ हाइट ऑफ पोल इन 1 आवर। नेक्स्ट आवर वो इतने % क्लाइम करता है ऑफ द रिमेनिंग हाइट का। अगर पोल की हाइट इतनी है तो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया सेकंड आवर के अंदर, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? ये क्वेश्चन ईजी है। देखो 9192 अगर किसी पोल की हाइट है, पहले घंटे तो वो उसका इतना % ट्रैवल चढ़ता है पहले घंटे ना, फर्स्ट आवर के अंदर वो इतना ऊपर चढ़ जाता है। फिर सेकंड आवर के अंदर जो रिमेनिंग रह गया है ना, रिमेनिंग जो रह गया वो सिर्फ उतना, उसका उतना चढ़ता है। अच्छा, अगर इतना चढ़ गया है तो रिमेनिंग कितना रह गया है? एक बात मुझे बताओ, रिमेनिंग कितना रह गया है? 100 में से 62.5 माइनस कर दोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा? 37.5। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 3/8 होती है, यानी इसका इतने का इतना ट्रैवल करना है मुझे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मेरी 1/8। ठीक है, 8 3 24, 3 3 9 मीटर उसने नेक्स्ट आर के ऊपर ट्रेवल किया। ठीक है, 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी, फाइनली कंप्लीट हुए हमारे सारे क्वेश्चंस। मैं सोच रहा था पता नहीं कितनी देर में कितने और क्वेश्चंस रह गए हैं। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलता हूँ इसी तरीके से 4th लेक्चर के अंदर। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, सारे टॉप नॉच क्वेश्चन है मेंस लेवल के। ठीक है, अगर इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोगों के मॉक्स के, मैं मतलब जो भी आप लोग होली बोर्ड वगैरह के मॉक्स लगाते हो ना क्वांट के, उसमें भी नंबर बढ़ जाएंगे आप लोग के। सो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।